Hello and welcome to all the viewers. We are covering the chapter Human Excretory System. In this, we have studied about the urine formation. As we all know, it consists of three parts. The first part is glomerular filtration. The second is tubular reabsorption. And the third is tubular secretion. तो ट्यूबुलर फिल्टरेशन के बारे में हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े थे. नाउ वी विल बी कंटिन्यूइंग विद द ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन. सो आइए हम लोग शुरू करते हैं. द नेफ्रॉन, इट इज़ द फंडामेंटल, द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. 8 लाख से 10 लाख नेफ्रॉन्स हमारे किडनी में मौजूद है. तो वी हैव टू रिमेंबर दिस. एंड नेफ्रॉन का जो बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर इसका फर्स्ट पार्ट को बॉमन्स कैप्सूल बोलते हैं. जो कैप्सूल के ये इस तरह से ऐसा शेप का जो बना रहता है, दैट इज द बॉमन्स कैप्सूल. एंड इट इज कंटिन्यूड विथ वेरियस टिब्यूल, है ना. टिब्यूलर स्ट्रक्चर्स जो बने हुए हैं उसका अलग अलग नाम दिया हुआ है. पहला वाला का प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल है, जिसे शॉर्ट में PCT भी कहा जाता है. तो दिस इज द PCT. प्रॉक्सिमल मतलब कि नज़दीक है, और कॉन्वोल्यूटेड मतलब कि घुमावदार है. तो घुमावदार और टिब्यूल स्ट्रक्चर है. प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल है ये. फिर दिस इज द लूप ऑफ हेनले. तो इस तरह से यू शेप का ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ, क्लिप शेप में, जो क्लिप के जैसा स्ट्रक्चर है, तो यू शेप वाला. तो दिस इज कॉल्ड एज लूप ऑफ हेनले. लूप ऑफ हेनले, ठीक है, लूप के जैसा है. साइंटिस्ट के नाम है HENLE. एंड द थर्ड पार्ट, दिस इज द DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल कहा जाता है. डिस्टल मतलब कि दूर, कॉन्वोल्यूटेड मतलब मुड़ा हुआ. तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल. एंड दिस, ये सब फिर ओपन अप होंगे फाइनली जो एक कलेक्टिंग डक्ट में. इट विल ओपन अप इनटू कलेक्टिंग डक्ट, जो कि हमारा फॉर्मेशन कराएगा यूरिन में. जो कलेक्टिंग डक्ट के बाद जनरली वर्ड यूज किया जाएगा, यूरिन का फॉर्मेशन हो जाएगा. फिर वो रीनल पेल्विस में सिक्रीट होगा, माइनर कैलिक्स में, मेजर कैलिक्स में, फिर रीनल पेल्विस में. तो इस तरह से जो जनरल टर्म किया जाता है, ब्लड, जैसे ब्लड यहाँ पे जा रहा होता है, ब्लड फिल्टर होता है. तो इसीलिए जिस पूरे रास्ते में, जो नेफ्रॉन के जो रास्ते में जो भी आपका फिल्ट्रेट फ्लो हो रहा है, इस तरह ऐसे ऐसे, इसके लिए वर्ड यूज करेंगे फिल्ट्रेट. इट विल बी कॉल्ड एज फिल्टर. तो फिल्टर हुआ तो फिल्टरेट, ठीक है. फिल्ट्रेट वर्ड यूज करना है. और जब यूरिन का फॉर्मेशन हो गया कलेक्टिंग डक्ट के बाद, जब जो फॉर्मेशन होगा, जो इट विल गो इनटू द माइनर कैलिक्स, तब उससे यूरिन टर्म यूज किया जाएगा. तो हम लोग यही यूरिन का फॉर्मेशन कैसे कैसे होगा, इसके बारे में हम लोग जानकारी इकट्ठा करेंगे. ब्लड ही होता है, ब्लड को प्यूरिफाई, मतलब ब्लड का जो फिल्टर किया जाता है. प्यूरिफिकेशन वर्ड तो लंग्स के लिए करेक्ट वर्ड है. ऑक्सीजनेशन हो गया तो प्यूरिफिकेशन वर्ड यूज करते हैं. इसमें ब्लड का क्या हो रहा है, फिल्टर किया जाता है, फिल्ट्रेशन हो रहा है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रहा है ना. अब फिल्टर प्रेशर के अंडर प्रेशर इज फिल्ट्रेशन, अंडर प्रेशर इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहा जाता है. 3 स्टेप्स होते हैं. पहला स्टेप जो जिक्र किया हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, फिर ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और फिर ट्यूबुलर सिक्रीशन. देखिए ब्लड ऐसे, सबसे पहले तो ये बॉमन्स कैप्सूल शेप का जो स्ट्रक्चर है, इसके अंदर जो आर्टरियोल आया, फ्रेंट आर्टरियोल मतलब कि आर्टरी आया, ब्लड लेके आया. ये बहुत तरह के छोटे छोटे ब्रांचेस में हो गया, जिस ब्रांचेस का नाम दे दिया गया ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, ठीक है. तो ये ब्रांचेस, इन्हीं में से फिल्टर होगा ब्लड. जो भी ब्लड छन जाएगा, चाहे छन्नी की तरह, तो ब्लड सब छन गया. तो उसके अंदर से प्लाज्मा, ग्लूकोज, जो भी यूरिया, मेन तो यूरिया सिक्रेट करना है. तो यूरिया तो नीचे जा ही रहा है, उसके साथ साथ आलतू फालतू सारा चीज भी नीचे छन गया. तब वो पूरे वो सब चीज छन गया है, तो जरूरत का चीज तो वापस भेजना होगा ब्लड में ना. तो इसी वापस भेजने वाले जो स्टेप्स को नाम दे दिया गया ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन. तो सेकंड स्टेप जो मार्क किया हुआ, दिस इज द ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन. जो जरूरतमंद चीजें हैं वो वापस, भाई ले लो ब्लड तुम वापस, है ना. जो फालतू चीजें जैसे कि यूरिया वगैरह हो गया, है ना, कुछ आयंस वगैरह हो गए, अमोनिया, हाइड्रोजन आयंस, ये सब बाहर एक्सक्रीट होके चला जाएगा, ठीक है. और कुछ चीजें ब्लड अपना जो देना भूल जाता है, कुछ बोल, तो वो वापस थोड़ा बहुत दे देता है. तो दैट विल फॉर्म द थर्ड स्टेप. यानी कि ब्लड सबसे पहले तो फिल्टर हो गया, ठीक है.
फिल्टर के बाद जो फिल्टरेट हुआ, फिल्टरेट में से कुछ जरूरत की चीज चला गया वापस ब्लड वेसल में, तो वापस जो गया उसे ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन कहा जाता है। फिर ब्लड में से कुछ चीज वापस से उसको दे देगा टिब्यूल के अंदर जो फिल्टरेट फॉर्म हो रहा है, तो इसको ट्यूबुलर सिक्रीशन कहा जाएगा, थर्ड स्टेप। ठीक है, फाइनली फिर जब कलेक्टिंग डक्ट के बाद जब पूरा फॉर्म हो जाएगा, सारा चीज घूम घुमा के पहुंचेगा कलेक्टिंग डक्ट के बाद, तब यूरिन टर्म यूज किया जाएगा, यूरिनरी एक्सक्रीशन कहा जाएगा उसे। ठीक है, तो ये 3 स्टेप्स हमें याद रखना है। पहला तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हुआ जो बॉमेंस कैप्सूल, देखिए इसका मैं डायग्राम से बनाता हूँ आपको। दिस इज इस तरह का ऐसे कप शेप स्ट्रक्चर है, तो इसे बॉमेंस कैप्सूल है, और यहाँ पे एफरेंट आर्टरियोल आया, फिर वेरियस तरह के ब्रांचेस वगैरह में डिवाइड हो गया, फिर वो एफरेंट आर्टरी में गया। ठीक है, ये भी आर्टरियोल ही है ना, एक एफरेंट है, मोटा वाला एफरेंट है और छोटा वाला ई से एग्जिट, तो ई से एफरेंट, फिर ये वापस एक अलग ही ब्रांचिंग बनाता है जिसे पेरीट्यूबुलर नेटवर्क कहा जाता है। तो जो नेफ्रॉन चल रहा होता है ना, उसको जाके वो घेर लेता है, क्योंकि इसको ऑक्सीजन देना भूल जाता है, तो बोला कि अरे ऑक्सीजन, सारे जो सेल्स है नेफ्रॉन को उसको ऑक्सीजन तो देना है, तो इसीलिए वापस इसके बाद इसके तरफ एक नेटवर्क फिर से बना लेता है। तो ये इस तरह का पहला जो स्ट्रक्चर है दैट इज द पीसीटी। फिर इसके बाद लूप ऑफ हेनले बनेगा, लूप ऑफ हेनले ऐसा स्ट्रक्चर है। फिर उसके बाद ऐसा कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल होगा दैट इज द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, और फिर वो फाइनली कलेक्टिंग डक्ट के अंदर अपना फिल्टरेट को दे देगा। ठीक है, तो ये इसका नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। तो जब भी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हो रहा है तो इस समय सब चीज ऑलमोस्ट सारा चीज आ गया है ना, वाटर आ गया, आयंस वगैरह आ गया है ना, ग्लूकोज आ गया, अमाइनो एसिड आ गया, सब चीज इसके अंदर दे दिया ना, यूरिया वगैरह भी आया है ना। ब्लड के अंदर कुछ चीजें बच जाती हैं ब्लड के अंदर, जैसे कि प्रोटीन्स बच गया है ना, प्रोटीन्स ऊपर ब्लड में ही रह गया है ना, फैट्स वगैरह जनरली जो प्लाज्मा के प्रोटीन्स है, प्लाज्मा के प्रोटीन और फैट्स नहीं आते हैं। ठीक है, यानी कि कुछ फिल्टर नीचे वाला जो फिल्ट्रेट बना वो भी प्लाज्मा है के जैसा ही कंपोनेंट है, और ब्लड के अंदर तो प्लाज्मा जैसा कंपोनेंट है ही। ठीक है, तो कितना क्षमता है इसका, रेट होता है 125 ml पर मिनट। कितना होता है 125 ml पर मिनट। ठीक है, एक क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन, तो ये भी जानना होता है फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन क्या है। यह वह फ्रैक्शन है जो कि बताता है कि कितना प्लाज्मा में, मतलब किडनी में कितना प्लाज्मा आया, कितना फिल्ड, और वो कितना ब्लड आया, मतलब कि टोटल कितना प्लाज्मा आया और कितना वो उसमें फिल्टर किया, उसका परसेंटेज के फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में, या फिर उसे परसेंटेज में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर इसे डिफाइन किया जाएगा तो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन को क्या लिखा जाएगा, इट इज द अमाउंट ऑफ प्लाज्मा फिल्टर्ड। ठीक है, अमाउंट ऑफ प्लाज्मा फिल्टर्ड बाय किडनी। ठीक है, तो किडनी से जो भी फिल्टर हो रहा है, और डिवाइडेड बाय, है ना, डिवाइडेड बाय क्या होगा, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन मतलब कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कुछ होगा, तो न्यूमरेटर में ये है, तो डिनोमिनेटर में क्या है, इट इज अमाउंट ऑफ, या अमाउंट या वॉल्यूम, अमाउंट ऑफ प्लाज्मा एंटरिंग द किडनी, किडनी में कितना प्लाज्मा एंटर कर रहा है। ठीक है, एंटरिंग द किडनी, तो ये हम लोग को कैसे कैलकुलेट करना होगा, ये हम दिमाग लगाना है। ठीक है, तो ये ऊपर वाला तो पता है कितना होता है 125 है ना ml होता है पर मिनट, 125 ml पर मिनट। और ये वाला अमाउंट कितना, ब्लड के बारे में हम लोग पढ़े हैं, जैसे कि कोई भी है ना, एक नेक्स्ट पेज में आपको बताता हूँ, एक मिनट, ये ब्लैंक पेज ले लेते हैं। देखिए, सबसे हार्ट से जैसे कि कितना ब्लड आया तभी ना पता चलेगा कितना प्लाज्मा है। तो जैसे कि सपोज ये हार्ट है ना, दिल शेप का बना देते, चलिए हार्ट से, एओर्टा से जो भी आया, ब्रांचेस वगैरह निकले इसके डोर्सल एओर्टा से, इसी में से एक रीनल आर्टरी बना ना, दिस इज द रीनल आर्टरी। तो रीनल आर्टरी के अंदर कितना ब्लड आता है ये हम लोग को जब पता है, हम लोग पढ़े हैं 1100 से 1200 ml इतना टोटल आता है। टोटल हार्ट से कितना पंप आउट होता है, अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 लीटर्स ऑफ ब्लड। इसके अंदर
रीनल मतलब कि किडनी के अंदर जो एंटर कर रहा है वो कितना कर रहा है, 1100 से 1200, ठीक है। और फिर इसके अंदर सपोज फिल्टर हुआ है ना, एक जनरलाइज जैसा डायग्राम बना लेते हैं ना, बॉमन्स कैप्सूल बना लेते हैं, ठीक है। तो बॉमन्स कैप्सूल के अंदर कोई भी चीज फिल्टर हो रहा है, जो भी सपोज ये रीनल आर्टरी वगैरह आया, यहाँ पे ग्लोमेरुलर वगैरह है, वापस चला गया, तो जो फिल्टर करता है अमाउंट कितना होता है, 125 ml, ये समझ रहे हैं। तो ये टोटल कितना एंटर किया, इतना है ना, इसमें आया कितना, 1100 से 1200, इतना ml ब्लड आ रहा है। तो इसमें प्लाज्मा कितना है, तो कैसे पता करेंगे, जैसे कि अमाउंट ऑफ परसेंटेज कितना होता है ब्लड की अगर बात किया जाए, दिस इज अ ब्लड दो पार्ट का होता है, एक प्लाज्मा होता है और एक जो उसका सेलुलर कंपोनेंट होते हैं, जो सेलुलर एलिमेंट्स जो तो होते हैं। तो सेलुलर एलिमेंट्स के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट ये सब आते हैं। तो ये सब का परसेंटेज हमें मालूम होगा तो हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। प्लाज्मा कितना होता है, अबाउट 55%, और ये 45%, सेलुलर एलिमेंट्स कितने होते हैं, 45%। तो रफली यानी कि टोटल ब्लड कितना आ रहा है, 1100 से 1200 सपोज है ना, 1200 के आसपास मान लिए, तो रफली इट विल कम अराउंड 600 ml। तो 600 ml के आसपास हमारा ब्लड, इसमें ये प्लाज्मा है, कितना प्लाज्मा, 600 ml प्लाज्मा एंटर कर रहा है, किडनी के अंदर एंटर कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग 600 ml लिख देंगे, नीचे में क्या आएगा, 600 ml पर मिनट, ठीक है। सारा वैल्यूज पर मिनट में है, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 0.20 है ना, यानी कि 20%। परसेंटेज के फॉर्म में लिखेंगे तो 20% है आपका फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन, है ना, यह फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन 0.20 आता है। तो ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिए याद रखना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ गया तो ये बता दीजिएगा, इतना फिल्टर हो रहा है भाई, इतना प्लाज्मा, यानी कि इतना प्लाज्मा इसको मिला, उसमें तो इतना फिल्टर किया, अब इसी 125 में से 99% रीअब्जॉर्ब हो जाता है, इतना जो 125 में से 99% रीअब्जॉर्ब हो जाता है। तो रीअब्जॉर्ब होगा तो यही तो हम लोग को पढ़ना है ना, तो सारा चीज को रीअब्जॉर्ब करेंगे। 125 ml पर मिनट का मतलब समझ रहे हैं, 180 लीटर हो जाएगा पर मिनट, मतलब कि पर डे अगर कैलकुलेट करेंगे, है ना, पर डे। तो एक दिन के अंदर इतना सुसु करेंगे तो हालत पंचर हो जाएगा, है ना। करते कितना है करीब, है ना, हम लोग यूरिनेट कितना करते हैं, अप्रोक्सीमेटली 1.5 लीटर पर डे, है ना। यूरिन आउटपुट हमारा इतना होता है, यानी कि 99% को तो रीअब्जॉर्ब करना ही पड़ेगा। तो यही इसीलिए नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। और पीसीटी जो होता है, पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, इसके अंदर 70 to 80% रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी के अंदर ही हो जाता है, पीसीटी के अंदर रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है। तो सारे टिब्यूल्स, जितना भी टिब्यूल्स है, पीसीटी हो, लूप ऑफ हेनले हो, डीसीटी हो, कलेक्टिंग टिब्यूल हो, है ना, जो ये सब ट्यूबुलर स्ट्रक्चर से, इसके अंदर ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन भी होता है और ट्यूबुलर कुछ सिक्रीशन भी होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह जो इसके सारे पार्ट्स है, कंपोनेंट्स है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स के, उनको एक एक करके हम लोग उनके बारे में जानते हैं क्या होता है, ठीक है। तो इसको जानने के पहले एक कुछ टर्म जान लीजिए ऑस्मोलैरिटी के बारे में। ऑस्मोलैरिटी क्या मतलब, कंसंट्रेशन कितना होता है हमारा नॉर्मल ऑर्गन में, जैसे कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड कुछ होता है ना, तो जो हमारे सेल्स के बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहा जाता है। तो ब्लड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड का कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट नॉर्मल होता है। कंसंट्रेशन का वैल्यू कितना होता है, 300 मिली ऑस्मोल, ठीक है, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, ठीक है। तो ये ऑस्मोलैरिटी होता है, ठीक है। ऑस्मोलैरिटी और ऑस्मोलैरिटी लिक्विड का लिया जाए तो दोनों ऑलमोस्ट सेम होते हैं। अगर करेक्टली बोला जाए तो ऑस्मोलैरिटी पर केजी के लिए लिया जाता है और ऑस्मोलैरिटी पर लीटर के लिए लिया जाता है, ठीक है। तो यानी कि इसके क्या बता रहा है, इसका मतलब कि 300 क्या है, सॉल्यूट्स है ना, टोटल सॉल्यूट्स है, और 1 लीटर क्या है, सॉल्वेंट। तो इतना सॉल्वेंट, इसका कंसंट्रेशन, इतना आयंस है ना, सॉल्यूट्स यानी कि आयंस का इतना कंसंट्रेशन हमारा प्रेजेंट होता है। तो दिस टेल्स अस अबाउट द कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड या फिर कंसंट्रेशन ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो नॉर्मली जैसे सपोज ये कोई आर्टरी है, ठीक है, आर्टरी है तो एक्सचेंज होता है कोई भी चीज का, तो वो आर्टरी कैपिलरीज बना लेती हैं, इट विल फॉर्म वेरियस कैपिलरीज, और ये कैपिलरीज
के फॉर्म में ही फिर ये एक्सचेंज कराते हैं, फिर ये कैपिलरीज मिलके इट विल फर्दर फॉर्म वेन, है ना। तो ये वेन बनाते हैं, ये आप लोगों को पता है। बीच में जो स्ट्रक्चर है दिस इज आवर कैपिलरी, और कैपिलरी वो जगह है जहाँ पे सब चीज का एक्सचेंज होता है। तो वहाँ पे टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, टिश्यूज में इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी प्रेजेंट है ना। जो भी हमारा सेल है सब कुछ ना कुछ नहा रहा होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, तो इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड का भी तो कुछ ना कुछ तो कंसंट्रेशन होगा ना। तो ये वाला जो होता है ना कैपिलरी, इट इज फ्रीली परमिएबल। क्या होता है? फ्रीली परमिएबल, इट इज फ्रीली परमिएबल। फ्रीली परमिएबल है इसका मतलब कि आयंस के लिए, फ्रीली परमिएबल्स टू आयंस एंड वाटर, सबके लिए परमिएबल है। तो भाई जितना आयन जाता है उतना मतलब कंसंट्रेशन अपना बराबर कर लेता है। इफ यू टॉक अबाउट द कंसंट्रेशन, तो यहाँ पे ब्लड वेसल्स के अंदर जो यहाँ पे भी 300 है, यहाँ भी 300 होगा, वेन में जो जा रहा है वो भी 300 होगा, और जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है यहाँ पे, जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है सेल्स के बीच में, उस वहां भी 300 होगा। ठीक है, मैं 300 बस लिख दे रहा हूँ। 300 मतलब 300 मिली ऑस्मॉल पर लीटर है, पर समझ जाना है ना, आसानी से समझने का। समझो कि कोई मतलब एक बीकर ले लो, उसके अंदर कुछ आयन से सॉल्यूट है ना, तो मान लो कि 300 आयन है ना, समझ लो कि 300 आयन है भाई। 300 आयन्स का मतलब 300 मिली ऑस्मोल है ना। समझने के लिए जब भी 300 बोले समझ जाना एक्चुअल में यूनिट क्या है, मिली ऑस्मोल पर लीटर। बट उतना बार बार बोलेंगे तब तो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। जब 300 बोले रफली समझ ले, 300 समझो कि 300 आयन है भाई, उसका ऐसा ऐसा आगे पीछे होगा। क्यों हम लोग जान रहे हैं ये कंसंट्रेशन? क्योंकि किडनीज में ऐसा नहीं होता है, किडनीज में ये चेंज हो जाता है। नॉर्मल ऑर्गन्स जो भी है बॉडी के अंदर, जितने भी नॉर्मल ऑर्गन्स है उसके अंदर ऐसा हो जाएगा, बट इट इज नॉट सो इन किडनी। तो एक्सेप्ट किडनी के अंदर इस तरह का कंसंट्रेशन नहीं है, उसमें है ना उतार चढ़ाव बना हुआ है ना, घटाव उतार चढ़ाव। तो कैसा है? कॉर्टेक्स और मेडुला पता है, जैसे कि ये हमें पता है कि ना किडनी होता है तो बाहर वाला स्ट्रक्चर ना, और अंदर वाला क्या है? मेडुला। मेडुला क्या? मेडुलरी पिरामिड्स के फॉर्म में बने हुए, मेडुलरी पिरामिड्स के फॉर्म में बने हुए। तो मेडुलरी पिरामिड्स के अंदर एक मतलब सीढ़ी जैसा बना हुआ है कंसंट्रेशन। कॉर्टेक्स की बात किया जाए तो कॉर्टेक्स में तो आराम से क्या है 300, बहुत आसानी से। बट इसके अंदर जो मेडुला है, मेडुला के पास 300 है ना, फिर 400 होता है, चलते जाता है, उसी तरह 700 हो जाएगा, फिर 1000 हो जाएगा, फिर एंड जो एकदम यहाँ पे आता है जो टिप पॉइंट है जहाँ पे लूप ऑफ हेनले प्रेजेंट होगा, जो नेफ्रॉन भी हम लोग बनाएंगे ना, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले बॉमेंस कैप्सूल बनाइए आप, है ना। बॉमेंस कैप्सूल का मान लीजिए सपोज स्ट्रक्चर बनाइएगा तो पीसीटी और डीसीटी हमेशा ऊपर ही रहेगा, पीसीटी और डीसीटी हमेशा ऊपर रहेगा, और जो कलेक्टिंग डक्ट है और जो लूप ऑफ हेनले वगैरह है वो नीचे ऐसा ट्रैवल करके आ जाते हैं। तो लूप ऑफ हेनले के पास, टिप के पास 1200 कंसंट्रेशन हो जाता है। कितना हो जाता है? 1200। तो इस तरह से सपोज आप लोग लिखिएगा तो ये देखिए कॉर्टेक्स के पास इस तरह बनाइएगा, और मेडुला, दो पार्ट में बना दिए। कॉर्टेक्स हो गया और नीचे क्या हो गया? मेडुला। तो कॉर्टेक्स में ऊपर तो 300 है ही, और मेडुला के पास भी जो नज़दीक में वो 300 है। फिर नीचे चलते जाइएगा तो 400 हो जाएगा, 500 हो जाएगा, 600 हो जाएगा, है ना। नीचे और नीचे चलते जाइए 1000 हो जाएगा, तो 1200। यानी कि इसके अंदर 300 से लेके 1200 इसका रेंज है। ठीक है, उसका रेंज यानी कि इसके अंदर 300 टू 1200 मिली ऑस्मॉल पर लीटर इसका रेंज होता है। जैसे जैसे नीचे जाने लगेंगे तो नीचे की ओर ये कंसंट्रेशन ज़्यादा, आयनिक कंसंट्रेशन इसका ज़्यादा है ना। यानी कि लूप ऑफ हेनले जहाँ पे प्रेजेंट होगा वहाँ पे इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। लूप ऑफ हेनले के बाद सबसे बाहर है ना। तो ये मेडुलरी इंटरस्टिशियम की बात हो रही है, ये मेडुलरी इंटरस्टिशियम की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? जो मेडुला के है ना, मेडुला का इंटरस्टिशियल फ्लूइड। नॉर्मल ऑर्गन में कितना होता है? 300 ही होता है, बट इसके अंदर क्या है? सीढ़ी बना हुआ है। मेडुला के इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर सीढ़ी बना हुआ है। ये जो पूरा है ना, इसके अंदर आयन बिखरा हुआ, मतलब हीरे मोती ऊपर कम है ना, आयंस को हीरे मोती मान लीजिए, नीचे बहुत सारे हीरे मोती हैं। तो 1200 हीरे मोती नीचे है ना, लूप ऑफ हेनले के आसपास में बहुत ज़्यादा आयन का कंसंट्रेशन है, और ऊपर में थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे थोड़ा कम कंसंट्रेशन है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। नीचे में बहुत ज़्यादा
आयंस का कंसंट्रेशन है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड बहुत ज़्यादा घना में है, घनत्व तो इसका बहुत ज़्यादा है नीचे मेडुलरी इंटरस्टिशियम में लूप ऑफ हेनले के आसपास, ऊपर में कम है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, कैसे सीरीज ऐसा बन गया। चलिए, कम से ज़्यादा 300 से 1200, तो ये हमेशा याद रखना है, एक कंसेप्ट है, ये क्लियर होना चाहिए, इतना तो पहले जानिए। उसके बाद फिर हम लोग पीसीटी में कैसा क्या होता है वो पढ़ेंगे। ठीक है, फिर अब चलिए एपिथेलियल सेल्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो जान लीजिए। जो टिब्यूल है, चलिए वापस से बनाइए, बॉमन्स कैप्सूल। ये कैप्सूल कैसा होता है, कैप्सूल जैसा स्ट्रक्चर बनाइए, ये आपका कैप्सूल है। ठीक है, फिर क्या है, पीसीटी है। पीसीटी के बाद क्या होता है, जो लूप ऑफ हेनले है ना, लूप ऑफ हेनले का डिसेंडिंग वाला हमेशा थिन ही होता है, और फिर असेंडिंग जो होता है वो शुरुआत वाला थिन होता है, फिर वो थोड़ा सा थिक हो जाता है। तो वो 2 सेगमेंट बनाता है, नीचे वाला है ना, ये तो डिसेंडिंग हो गया ना, डिसेंडिंग लूप बताता हूँ मैं, है ना, पहले डायग्राम बना देते हैं। फिर क्या है आपका डीसीटी है, और फिर कलेक्टिंग टिब्यूल है। ठीक है, ये आपका हो गया कलेक्टिंग टिब्यूल, यहाँ से और भी कुछ नेफ्रॉन कलेक्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह का आपका स्ट्रक्चर है। अगर स्ट्रक्चर वाइज एपिथेलियल सेल्स का पहले इसका स्ट्रक्चर का नाम तो पता ही है, दिस इज द बॉमन्स कैप्सूल, ये है पीसीटी। ठीक है, और ये लूप ऑफ हेनले, तो लूप ऑफ हेनले का 2 पार्ट, एक तो डिसेंडिंग लिंग और एक 2 पार्ट, एक डिसेंडिंग लिंग नीचे जो जा रहा है और असेंडिंग लिंग जो ऊपर की तरफ जा रहा है। यू शेप है तो यू शेप का 2 पार्ट होगा ना, नीचे जाने वाले का डिसेंडिंग, ऊपर जाने वाले का असेंडिंग। तो नीचे वाला जो डिसेंडिंग है वो क्या है, थिन है, पूरा एकदम यहाँ वहाँ पूरा सेम डायमीटर है, थिन डायमीटर है, तो ये थिन है। तो डिसेंडिंग जा रहा है तो वो 2 पार्ट हो गया, उसका जो एक थिन सेगमेंट हो गया। ठीक है, असेंडिंग जो लिम्ब है ना, इसे असेंडिंग लिम्ब कहा जाता है। ठीक है, तो दिस इज द डिसेंडिंग लिम्ब। ठीक है, डिसेंडिंग लिम्ब हो गया। और ये वाला क्या है, थिक है, तो दिस इज द थिक पार्ट, है ना, थिक पार्ट या थिक सेगमेंट। ओके, और थिन सेगमेंट है और थिक सेगमेंट है, तो ये टोटल जो है ये दिस इज द असेंडिंग लिम्ब। इसे क्या कहा जाता है, असेंडिंग असेंडिंग लिम्ब कहा जाता है। और दिस इज द डीसीटी, और ये कलेक्टिंग टिब्यूल, दिस इज द कलेक्टिंग टिब्यूल। तो अब इसके अंदर का सेल्स का स्ट्रक्चर देखिए। ठीक है, बॉमन्स कैप्सूल का तो हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े थे ही, यहाँ पे पोडोसाइट्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं ना, जो भी स्ट्रक्चर होता है वो ना मॉडिफाई हो जाता है, जो भी स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स उसे पैर जैसा स्ट्रक्चर होता है तो दो पोडोसाइट्स हो गया। और यहाँ पे इस तरफ वाला स्ट्रक्चर जो ये इस एरिया में है तो इसे पैराइटल लेयर कहा जाता है, तो दैट इज द स्क्वामस सेल्स। ठीक है, बट डीसीटी पीसीटी में आ गए तो उसके अंदर रीअब्जॉर्प्शन बहुत सारा होता है, इसीलिए इनके सेल्स के अंदर ना क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं और उनमें माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं। माइक्रोविलाई इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर रीअब्जॉर्प्शन। तो यहाँ वापस ब्लड वेसल्स यहाँ से जो ब्लड वेसल्स यहाँ से गुजर रहा है ना, जो भी ग्लोमेरुलस वगैरह बन के आया था एफरेंट आर्टियोल, तो ये एफरेंट वापस से पेरिट्यूबुलर नेटवर्क बनाता है, तो इसको वापस से इसके अंदर वापस देना होता है। सिमिलरली यहाँ पे भी एक डेंस जोरदार नेटवर्क बनाता है, तो इसके अंदर वापस इसको सब देना है ना, रीअब्सॉर्ब करके। रीअब्सॉर्प्शन मतलब कि वापस फिल्टर हो गया, वापस इसके अंदर आ गया तो वापस ब्लड को दे रहा है, इसीलिए वर्ड क्या करेंगे, रीअब्सॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन नहीं बोलेंगे, रीअब्सॉर्प्शन। तो एक क्यूबॉइडल सेल का होता है तो ज़्यादा सरफेस एरिया होगा तो ज़्यादा रीअब्सॉर्ब करेगा। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सारे माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं। ये जिस तरह ऐसा कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देख रहा है ब्रश बॉर्डर, तो इसे माइक्रोविलाई कहते हैं। ठीक है, और इसके अंदर तो स्क्वामस सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो भी डिसेंडिंग थिन पार्ट वाले हैं, थिन पार्ट के अंदर स्क्वामस सेल्स प्रेजेंट होंगे, तो ये स्क्वामस सेल्स होगा। और इसके अंदर जो थिक पार्ट होता है, थिक पार्ट के अंदर थोड़ा सा क्यूबॉइडल होता है, और उसके अंदर जो माइक्रोविलाई वगैरह है वो
थोड़े से कम होते हैं, क्यूबॉइडल हो गया, माइक्रोवेलाई। सिमिलरली डीसीटी में भी है ना, माइक्रोवेलाई थोड़े से कम होंगे, क्यूबॉइडल होंगे, और मोस्टली दे आर क्यूबॉइडल, माइक्रोवेलाई कम है। कलेक्टिंग डक्ट में भी वैसा ही होता है ना, तो ये क्यूबॉइडल हो सकते हैं, कॉलमनार भी कुछ सेल्स हो सकते हैं, है ना, क्यूबॉइडल भी हो सकते हैं, कॉलमनार भी हो सकते हैं, और इसके अंदर भी माइक्रोवेलाई कम होते हैं। ठीक है, तो इस तरह का ऐसा स्ट्रक्चर होता है क्यूबॉइडल से कॉलमनार कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में। ठीक है, याद रहेगा पीसीटी के अंदर कैसा स्ट्रक्चर है, पीसीटी के अंदर क्यूबॉइडल है, क्यूबॉइडल है और माइक्रोवेलाई खूब सारा है। और थिन के अंदर कैसा है, थिन लिम जो भी है डिसेंडिंग लिम का, और थिन सेगमेंट ऑफ द असेंडिंग लिम के अंदर स्क्वैमस सेल्स प्रेजेंट है। और बाकी सब में मोस्टली क्या है, सब क्यूबॉइडल सेल्स है, जिसमें कि माइक्रोवेलाई बहुत ही कम है। ठीक है, सब क्या है, दे आर ऑल क्यूबॉइडल सेल्स, क्यूबॉइडल है ना। इसके अंदर क्यूबॉइडल के अंदर बहुत सारे माइक्रोविलाई है, माइक्रो मेनी माइक्रोविलाई, तो ये याद रखना है ना। तो इसीलिए सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, जैसे कि एक डायग्राम में देखिए है ना, सरफेस एरिया कैसे किस तरह से पूरा माइक्रोविलाई बना है, जिसे कि ब्रश बॉर्डर कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज द ब्रश बॉर्डर। ठीक है, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि इसमें खूब सारा इनको एनर्जी चाहिए होता है, एटीपी चाहिए होता है, एटीपी पंप होता है, सोडियम पोटेशियम पंप्स प्रेजेंट होते हैं, जो हम लोग अभी पढ़ेंगे पीसीटी के अंदर। ठीक है, और बाकी थिन पार्ट सब में स्क्वैमस सेल्स होते हैं, और जो भी मोस्टली सबके अंदर क्यूबॉइडल सेल्स होती है, जिसमें कि माइक्रोविलाई बहुत ही कम होते हैं। कलेक्टिंग डक्ट में कॉलमनार सेल्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका सेल्स के बारे में है। ठीक है, पीसीटी के अंदर बहुत मेहनत करना है, यानी कि उसके अंदर बहुत सारे पंप प्रेजेंट होंगे। तो आइए पीसीटी का स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं, क्या क्या इसके अंदर ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है, क्या क्या चीज सिक्रीट करेगा और क्या क्या चीज एब्जॉर्ब करेगा। तो ठीक है, सपोज ये आपका पीसीटी ऐसा बना हुआ है, मैं लंबा में बना दे रहा हूँ ना, सेल बनाना है तो बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाना है। तो ये सपोज ये ऐसा क्यूबॉइडल सेल्स है आपके, ऐसा क्यूबॉइडल सेल बना हुआ है। ठीक है, दिस इज योर पीसीटी। ठीक है, पीसीटी का न्यूक्लियस नहीं बना रहे हैं ना, मेन इसके अंदर पंप्स प्रेजेंट होते हैं, जो सोडियम पोटेशियम पंप होते हैं। क्या पंप प्रेजेंट होते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप का क्या काम होता है ना, ये एटीपी यूज करके है ना, सोडियम को जनरली बाहर भेज रहा होता है और पोटेशियम को अंदर। ठीक है, तो सोडियम को बाहर भेज रहा होता है जनरली, 3 सोडियम आयंस को और 2 पोटेशियम आयंस को अंदर भेज रहा होता है। तो इसके कारण है ना, सोडियम खींचा जा रहा है बाहर की ओर, है ना। तो इसके अंदर ये जो हमारा फिल्ट्रेट है, दिस इज आवर फिल्ट्रेट, लिख दो, ये क्या है, फिल्ट्रेट है ना। तो ये हमारा फिल्ट्रेट है। फिल्ट्रेट के अंदर जो ये ल्यूमन बना हुआ है, इसके अंदर जो भी सोडियम आयंस वगैरह प्रेजेंट हो गए, सोडियम आयंस खींचा चला जाएगा, और ये सोडियम आयंस इसीलिए यहाँ पे भी एक प्रेजेंट होता है, को ट्रांसपोर्टर्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण सोडियम बाहर की ओर अग्रसर हो जाता है। यहाँ पे क्या है, ब्लड वेसल्स बना दीजिए, तो ये सोडियम आयंस वापस यहाँ पे ऐसे ये ब्लड वेसल्स आया हुआ है, तो ब्लड वेसल्स के अंदर सोडियम आयंस चला जाएगा। ये रहा आपका सोडियम आयंस, तो सोडियम आयंस ब्लड वेसल्स को वापस दे दिया। ठीक है, तो जो सोडियम आयंस को बहुत जरूरत होता है, जो भी ब्लड वेसल को वापस, जो भी फिल्टर हो गया था, सब जरूरत का चीज वापस ले लेगा। ठीक है, ग्लूकोज वगैरह का भी जरूरत होता है, तो ग्लूकोज भी चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह जब सोडियम जा रहा होता है, तो साथ में ग्लूकोज भी उसके साथ कट लिया होता है। ठीक है, तो ये जब सपोज ये मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, है ना, ये भी प्रोटीन चैनल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि सोडियम जा रहा होता है, तो सोडियम जा रहा होता है तो साथ में अपने ग्लूकोज को भी ले लिया होता है। तो ये इस तरह का जो मूवमेंट होता है, तो इसे सिम्पोर्ट कहा जाता है। क्या कहते हैं, सिम्पोर्ट मूवमेंट। सिम्पोर्ट मतलब कि साथ में सोडियम आयन जा रहा है, तो अपना वो भी ग्लूकोज को भी लेते हुए चला जा रहा है, तो इस तरह से इसके अंदर ग्लूकोज का भी एंट्री हो जाएगा। तो भाई ग्लूकोज भी यहाँ पहुंच गया। सिमिलरली जब सोडियम आयंस जा रहा होता है, तो अपने साथ और भी वेरियस तरीके के
अमाइनो एसिड्स वगैरह को भी लेके चला जाता है। कौन से? अमाइनो एसिड्स, है ना। बहुत वेरियस तरीके के अमाइनो एसिड्स हो गए, है ना, ऑर्गेनिक एसिड्स और इनऑर्गेनिक एसिड्स, इनऑर्गेनिक जो भी सब तरह के जितने भी एसिड्स वगैरह है, सारे एसिड्स को ये भाई लेके चला जाएगा वापस, इसमें पहुंच गया। ठीक है, तो अमाइनो एसिड्स वगैरह सब एसिड्स इसमें पहुंच गए, ब्लड वेसल को वापस दे दिया। ठीक है, सिमिलरली जब सोडियम जा रहा होता है तो सोडियम के साथ एक रिवर्स भी कुछ इसमें चैनल्स लगे होते हैं, जैसे कि, है ना, जो कि को ट्रांसपोर्टर नहीं होते। ये तो साथ जा रहे हैं तो को ट्रांसपोर्टर प्रोटीन चैनल्स हो गए, बट ये सब साथ में नहीं हो रहा है, ये एंटी हो गया। तो एक एंटीपोड बनाता है जिसके अंदर सपोज कुछ सोडियम जा रहा है, सपोज सोडियम तो जा रहा है, सोडियम आयंस, इसके साथ हाइड्रोजन आयंस को ये अंदर फेंक देता है, तो दे फॉर्म द एंटीपोड। तो इस तरह का जो प्रोटीन चैनल जो सेल मेम्ब्रेन के पास लोकेटेड है, एपिथेलियल सेल का जो सेल मेम्ब्रेन है, उसे एंटीपोड चैनल्स कहा जाता है। तो एंटीपोड मूवमेंट हो रहा है, सोडियम आयंस इस तरह से अंदर आ जा रहे हैं, तो ये हम फिल्ट्रेट को ज़्यादा एसिडिटी प्रोवाइड करेगा, दिस विल प्रोवाइड द एसिडिक। तो हमारा पढ़े होंगे कितना यूरिन कितना एसिडिक होता है, pH 6 के बराबर होता है, तो H आयंस इसलिए इसके अंदर आ गया। तो दिस इज द रीजंस, तो ये याद रखना है। तो इस तरह सोडियम, तो वेरियस तरह के सोडियम आयंस वगैरह जा रहे हैं, है, तो सोडियम आयंस को जनरली वाटर भी फॉलो कर रहा होता है ना, तो एक्वापोरिन चैनल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। एक्वापोरिन चैनल्स, तो उसके अंदर वाटर का भी मूवमेंट हो जाता है, H2O का भी मूवमेंट वाटर चल गया था। और जनरली सोडियम आयंस को हमेशा वाटर फॉलो कर रहा होता है, तो वाटर का हमेशा एंट्री हो जाता है, तो वाटर भी चला गया। अगर वाटर जा रहा होता तो एक टेंडेंसी होता है आयंस का भी उसके साथ जाना होता है ना। यू कैन ट्रीट द आयंस एज द वाइफ्स ऑफ वाटर, वाटर की वाइफ्स हैं, बहुत सारी बीवियां जो पहले जमाने में होती थी, उस तरह का भी इमेजिन कर सकते हैं। वाटर जाता है भाई, है ना, अपने, तो सारा उसके साथ जो भी उनकी वाइफ से सब चले जाएंगे, जो भी आयंस वगैरह एक्स्ट्रा आयंस वगैरह है तो वो भी मूव करके चले जाएंगे, जैसे कि क्लोराइड हो गया, कैल्शियम आयंस हो गए, कुछ पोटेशियम आयंस वगैरह हो गए, वो भी सब सारे दे विल गो इनसाइड। तो इनका भी वेरियस तरह के और भी अदर आयंस वो है, वो भी अंदर चले गए। ठीक है, तो वाटर के साथ साथ ये सारा आ गया है ना, सोडियम आयन। और एक बाइकार्बोनेट आयंस भी होता है, तो वो भी बाइकार्बोनेट आयंस वगैरह का भी एंट्री इसमें हो जाता है। किसका? बाइकार्बोनेट। तो बाइकार्बोनेट आयंस भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये सब तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हो गई ना, और कुछ चीजें और जो एक सीक्रेट हुई याद रखना है, यानी कि क्या क्या रीअब्सॉर्ब हो गया ना, सोडियम हो गया, है ना, ग्लूकोज हो गया। देखिए ना, ये लिख लीजिए। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो क्या है, सोडियम आयंस का तो रीअब्सॉर्प्शन हुआ है सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू। ठीक है, तो सोडियम आयंस चला गया, इसके साथ साथ वो ग्लूकोज को भी अपने साथ ले गया ना, जो भी न्यूट्रिएंट्स है ना, 100% ग्लूकोज वो पूरा रीअब्सॉर्ब हो जाता है ना। अमाइनो एसिड्स वगैरह भी जनरली 99% अमाइनो एसिड रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं ना, 1% दे कैन रिमेन इन द यूरिन। तो ये सब सारे ये दीज आर द न्यूट्रिएंट्स, है ना। तो मेनली न्यूट्रिएंट्स तो चला गया ना, फैट्स वगैरह तो जनरली ऊपर ही रह जाता है, फिल्टर भी नहीं होता है। ठीक है, ब्लड सेल्स वगैरह और प्लाज्मा प्रोटीन्स ये सब तो आएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये न्यूट्रिएंट्स जो है, न्यूट्रिएंट्स ये सब रीअब्सॉर्ब हो गए। ठीक है, तो यू कैन राइट हियर रीअब्सॉर्प्शन। ठीक है, रीअब्सॉर्प्शन का एक हेडिंग बना दो और दूसरा सिक्रीशन का हेडिंग बना दो, सिक्रीशन। ठीक है, ये सब कहाँ हो रहा है? पीसीटी में। दे आर ऑल हैपनिंग इन द पीसीटी ना, पीसीटी के अंदर ऐसा हो रहा है। सोडियम आयंस चले गए, ग्लूकोज आयंस हो गए, याद रखना है। ठीक है, आयंस वगैरह तो सोडियम जा रहा होता है तो हाइड्रोजन आयंस को सिक्रीट कर देता है, तो हाइड्रोजन आयंस को इधर वापस सिक्रीट कर दिया। ठीक है, तो और जो पोटेशियम आयंस वगैरह है ना, ये अंदर आ गया, ये भी पोटेशियम आयंस वगैरह सिक्रीट हो गए ना। ये देखिए जो पोटेशियम पंप बन रहा होता है ना, तो ये वापस फिल्टर, ये जो पोटेशियम आयन बन गए तो पोटेशियम आयन भी तो अंदर आ गया ना फिल्ट्रेट में, तो पोटेशियम आयंस तो अंदर बढ़ा ही, तो हाइड्रोजन आयंस तो बढ़ा ही। ठीक है, तो ये भी आ गया होता है ना। तो और एक और चीज का एंट्री होता है जो कि याद रखना है आपको, अमोनिया, है ना। अमोनिया का भी इसके अंदर जरूर कुछ जो ब्लड के अंदर बच गया, जनरली तो यूरिया के फॉर्म में ही रहता है ना, एक्सक्रीटरी मटेरियल हमारा, बट अमोनिया भी अगर ब्लड में फ्लो कर रहा होता है कुछ तो वो भी इसको दे देता है। तो ये याद रखना, यहाँ पे अमोनिया भी होता है। तो ये तीन चीज जनरली
सिक्रीट होते हैं। रीअब्जॉर्प्शन में तो आसान है, क्या क्या, जो भी आयंस हमारा सोडियम आयंस हो गया, ठीक है, ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड, ये दो तो इम्पोर्टेंट होते ही हैं। इसके साथ साथ है ना HCO3 जो आयंस है, और भी अदर आयंस जैसे कि क्लोराइड आयन हो गया, है ना, कैल्शियम आयंस हो गया, कुछ पोटेशियम आयंस है ना, बट मोस्टली जो होता है ये सिक्रीट ही होता है। पोटेशियम का मोस्टली क्या होता है, दे विल बी सिक्रीटेड, है ना। अगर बात किया जाए थोड़ा बहुत एक्सक्रीट, ये रीअब्सॉर्ब भी हो रहा है, बट ये थोड़ा सा कम मात्रा में होता है। ये क्या होता है, ज़्यादा मात्रा में सिक्रीशन हो रहा होता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए क्या सिक्रीट होता है पोटेशियम के, तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, पोटेशियम सिक्रीट होता है, ना ही रीअब्सॉर्ब में थोड़ा सा कम बताना है, ठीक है। रीअब्सॉर्प्शन में उसका अमाउंट कम होता है। तो ये सब ये सब वाटर की बीबियाँ हैं, तो क्यों, तो वाटर भी गई थी, ठीक है, तो वाटर भी चला गया था रीअब्सॉर्ब का। तो ये इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। बाइकार्बोनेट आयन हो गया, वाटर हो गया, वाटर के साथ साथ और भी तरह तरह की आयंस बाहर चली गई थी, जैसे कि क्लोराइड हो गया, है ना, कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, तो ये अदर आयंस। तो इस तरह से हमारा टोटल रीअब्जॉर्प्शन हो जा रहा है हमारे पीसीटी के अंदर। तो पीसीटी के अंदर ये आप लोगों को याद रखना है क्या क्या चीज़ का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। सोडियम आयंस हो गए, है ना, वेरियस न्यूट्रिएंट्स हो गए सच एज ग्लूकोज या अमाइनो एसिड्स, वाटर हो गया, फिर और अदर आयंस सच एज क्लोराइड, कैल्शियम आयंस, है ना, कुछ पोटेशियम आयंस भी। और सिक्रीशन किसका हो रहा है, हाइड्रोजन आयंस का, पोटेशियम आयंस का और अमोनिया का। तो इन सब चीज़ों का रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन हो रहा होता है, ठीक है। चलिए, नाउ विल स्टडी अबाउट द नेक्स्ट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, दैट इज लूप ऑफ हेनले। तो लूप ऑफ हेनले के बारे में अब हम लोग इस स्ट्रक्चर जो दो चीजें, ट्यूबुलर एक्सक्रीशन और ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन क्या क्या होती है। तो लूप ऑफ हेनले इससे ना थिन पार्ट, ऐसा सबसे पहले तो ये जानना होगा कि जो इसका डिसेंडिंग पार्ट होता है वो थिन पार्ट होता है, और जो असेंडिंग पार्ट होता है दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक थिन होता है और ऊपर में ऐसा थिक पार्ट होता है ना। और ये इंपॉर्टेंट चीज यहाँ याद रखना है कि ये कहाँ पे लोकेटेड होता है, ये सब मेडुला के अंदर लोकेटेड होता है। तो दिस इज योर मेडुला ना। यहाँ पे ऊपर क्या है, कॉर्टेक्स। तो इसके अंदर हमने वही पढ़ा कि जाना कि कैसे इसके अंदर अलग तरह का अरेंजमेंट होता है आयंस का। जैसे कि यहाँ पे 300 है, कॉर्टेक्स के पास तो क्या होता है 300, नज़दीक में 300, फिर 400 हो जाता है, 500 हो जाता है, 600 हो जाता है, 700 हो जाता है, 800 हो जाता है, 900 हो जाता है, 1000 हो जाता है कंसंट्रेशन, है ना, फिर 1100 हो जाता है, और ये समझो एपेक्स पे है ना, लूप ऑफ हेनले के पास कैसा हो जाता है एकदम 1200। तो ये याद रखना है, ये 1200 जो हो जाता है इसके कारण ही हम लोग लूप ऑफ हेनले में भी कुछ कुछ फंक्शनल चेंजेस नेचर ने बनाया हुआ है। एक इम्पॉर्टेंट चीज लूप ऑफ हेनले के अंदर देखना है, जो हम लोग दो पार्ट के में इसको डिस्कस करेंगे, डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब में, ठीक है। तो असेंडिंग लिम्ब जनरली है ना, इट इज वाटर के लिए सिर्फ परमेबल है, इम्परमेबल आयंस के लिए परमेबल नहीं है। तो इट इज, ये याद रखना, इट इज ओनली परमिएबल टू वाटर, ओनली परमिएबल टू वाटर। तो H2O के लिए खाली परमिएबल है, तो यानी कि इसके अंदर से खाली खाली और सिर्फ H2O ही बाहर निकलेगा, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, दे आर, जो पूरा जो लिम्ब है हमारा, है ना, जो असेंडिंग लिम्ब है, असेंडिंग लिम्ब में समझो कि पहाड़ जैसा बना हुआ है ना, बैरियर बना हुआ है, बैरियर बना, बांध बना दिया है ना, क्या बना दिया है, बांध। बांध बनता है तो पानी नहीं आ जाता है, आ पाता है। तो असेंडिंग से याद रखिए, असेंडिंग मतलब पहाड़, पढ़ाव है, तो बांध बन गया है, तो इट इज नॉट परमिएबल टू वाटर। तो इट इज ओनली परमिएबल टू आयंस, ओनली परमिएबल टू आयंस, ठीक है। तो ये इस तरह का ऐसा, ये दोनों के नेचर ने ऐसा चेंजेस दिया। तो इसके कारण इसके अंदर से जो भी कुछ भी निकल पाएगा तो वो क्या होगा, वो सिर्फ और सिर्फ आयंस ही निकल पाएंगे, इसमें से भी और इसमें से। तो ये दो कुछ इसके अंदर हम लोग अब दोनों के बारे में देखते हैं। तो डिसेंडिंग लिम्ब सपोज क्या हो रहा है, डिसेंडिंग लिम्ब में याद रखना है, जो भी हमारा डिसेंडिंग थिन डिसेंडिंग लिम्ब है, तो इसके अंदर जो भी स्ट्रक्चर बन रहा है, तो एक मिनट, जो डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर स्ट्रक्चर है,
ऐसा स्ट्रक्चर है ना। जो भी यूरिन जब भी जो फिल्ट्रेट वगैरह ये बन के आ रहा है ना, जो भी फिल्ट्रेट का जो भी कंसंट्रेशन है, जब ये आया तब तो 300 था, है ना। जो बॉमेंस कैप्सूल ऊपर में था, जो भी ना, जो भी बॉमेंस कैप्सूल वगैरह है, पीसीटी में भी 300 था ना, वहाँ भी सब में 300 था। ऊपर जब आया वो भी 300 है। बट जैसे ही ये यहाँ पे जब मेडुला में आया, है ना, जब मेडुला में आ गया तो इसका तो यहाँ बिखर गया। यहाँ पे ये मन इसका भटक जाएगा ना। 300 है, 400, 500, 600, खूब सारे आयन कंसंट्रेशन है, तो ऑटोमेटिकली ये वाटर लूज आउट करने लगेगा और चाहेगा कि अपना कंसंट्रेशन को बराबर करना चाहेगा। तो इस तरह से वाटर इसमें से निकलते जाएगा। वाटर के लिए परमेएबल है, तो हमेशा H2O हमेशा निकलता जाएगा। H2O निकलता जाएगा, इतना निकलता जाएगा कि ये पूरा कंसंट्रेट हो जाएगा और कोशिश करेगा कि इसके अंदर का भी जो भी हमारा कंसंट्रेशन है उसको भी बराबर करने के लिए। 600 है ना, जो 1000 है, 700 है, 900 है, जो भी जितना भी है बराबर, बाहर जितना बाहर है उतना कोशिश करेगा इसको बैलेंस आउट करके इसको बराबर करने का। इसी बराबर करने के चलते जो फिल्ट्रेट हमारा है, जो फिल्ट्रेट इट विल गेट कंसंट्रेटेड, तो ये कंसंट्रेटेड हो जाएगा। तो इसीलिए इसको कंसंट्रेटिंग लिम्ब भी कहा जाता है। ठीक है ना। ड्यू टू एग्जिट ऑफ वाटर इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंसंट्रेटिंग लिम्ब। जो डिसेंडिंग लिम्ब हो जाए, तो जिसका कि सिर्फ और सिर्फ थिन पार्ट होता है ना एनाटॉमिकली, तो उसमें वो कंसंट्रेशन का काम करता है। यानी कि जो 300 फिल्ट्रेट था, फिल्ट्रेट जो 300 था उससे क्या बना दिया, 1200 मिली ऑस्मोल। तो ये याद रखना है। ठीक है। तो इस तरह से हम इसके अंदर गजब तरह का चेंज आ गया, एकदम कंसंट्रेशन गाढ़ा फिल्ट्रेट बन गया। अभी यूरिन टर्म नहीं बोलना है, फिल्ट्रेट टर्म ही करेक्ट वर्ड है। ठीक है, यानी कि इसका कंसंट्रेशन बढ़ गया। अब क्या है, अब नेक्स्ट आएगा असेंडिंग लिम्ब। अब असेंडिंग लिम्ब जो आएगा, असेंडिंग लिम्ब के अंदर हमने क्या पढ़ा है कि ये इट इज परमेबल ओनली टू आयंस। तो इसके अंदर आयंस परमेबल है और इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, थिन पार्ट और थिक पार्ट। तो थिन पार्ट और थिक पार्ट को पहले बना लीजिए। ये आपका थिन पार्ट और फिर ये आपका है थिक पार्ट। ठीक है। तो थिन पार्ट के अंदर जनरली जो भी आयंस का मूवमेंट होता है वो पैसिव मूवमेंट होता है ना। क्या है, पैसिव। जो भी इसके अंदर आयंस मूव कर रहे हैं ना, वाटर के लिए एकदम लाल बत्ती है ना, वाटर नहीं निकल पाएगा। इसके अंदर से क्या निकलेंगे, आयंस। जो भी आयंस निकलेंगे दे विल पैसिव मूवमेंट होगा इसका। कैसा होता है, पैसिवली मूव आउट करेंगे, क्योंकि इसमें पंप्स नहीं लगे होते हैं। बट जनरली यहाँ पे जो प्रेजेंट है, जो भी इसका क्यूबॉइडल सेल्स है ना, जिसके अंदर थोड़े बहुत माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं, तो क्यूबॉइडल सेल्स के अंदर इसमें पंप लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं, पंप, है ना। पंप लगे हुए हैं। तो पंप क्या करता है, सोडियम आयंस को बाहर फेंक देता है, पोटेशियम आयंस को अंदर फेंक देता है। तो इसके कारण हमारा जो सोडियम आयंस है वो बाहर निकल गया और ये पोटेशियम आयन अंदर चले गया। तो खूब सारे आयंस की इस तरह से यहाँ पे एकदम कमी हो जाएगी। यहाँ पे भी जो भी पंप लगा हुआ है ये भी सोडियम आयंस को बाहर फेंक देगा ना। 3 सोडियम आयंस ज्यादा है, मतलब कि ये ज्यादा आयंस ऐसे बाहर फेंके जा रहे हैं, है ना। आयंस खूब सारा सोडियम फेंकाया जा रहा है। तो सपोज यहाँ पे कंसंट्रेशन था, है ना, जैसे कि यहाँ पे आया 1200। ठीक है। अब ये हो गया उल्टा, है ना, रिवर्स अब कंसंट्रेशन जाएगा, ऊपर जा रहा है। तो नीचे हम लोग को पता है यहाँ पे 1200 था, सपोज यहाँ 1000 है ना, यहाँ 600 है ना, 400 है ना, 300 है। ये हमारा जो मेडुला का जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है ना, जो भी ये मेडुला का जो भी इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसका तो ऐसा ही कंसंट्रेशन है, वो तो थोड़े ना चेंज होने वाला है। ठीक है। उसके लिए भी हम लोग पढ़ेंगे काउंटर करंट मैकेनिज्म, जिसके कारण कि इसका जो ऑस्मोलैरिटी वो हमेशा कभी जो सीक्वेंशियल जो ग्रेडेड फॉर्म में है वो चेंज नहीं होता है। ठीक है। तो जैसे जैसे अभी इसके अंदर आयंस आया, ये तो कितना है 1200। अब इधर देखा, अभी तो वाटर निकलने का कोशिश करेगा, अरे यार ऊपर गजब हो रहा, तो वाटर तो निकल नहीं पाएगा, तो निकल पाएगा क्या, आयंस। तो यहाँ पे खूब सारा घना घना है एकदम, 1200 आयंस समझिए है, 1200 मिली ऑस्मोल। तो ऊपर जैसे जाने लगेगा तो और कम हो जाएगा, 1000 हो जाएगा इसके अंदर। फिर ऊपर जाने लगेगा तो क्या हो जाएगा ना, जो भी मान लीजिए 900 हो जाएगा ना। ऊपर यहाँ आ गया है ना, तो यहाँ पे सपोज कितना 800 हो गया। इतने पंप लगा हुआ है और भी आयंस आ रहे हैं, बट फेंकाते जा रहे हैं, सब आयंस फेंकाते जाएंगे। सपोज फिर ये 700 हो गया है ना, फिर घटते गया, मतलब 500 हो गया है ना, तो भी 300 हो गया, एकदम घट गया है ना। और भी
यहाँ पे 200 हो गया, एकदम ऊपर जाके पास करीब कितना 150 हो जाता है, कितना हो जाएगा 150, मतलब कि ये तो गजब ही हो गया है ना। आयंस को एकदम घटा दिया, क्यों क्यों घटा रहा है, क्योंकि इसके पास पंप्स मौजूद है, क्या है Na और पोटेशियम पंप है ना। ये इस पंप के कारण इसका एक्टिव मूवमेंट हो जा रहा है ना, एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, क्या हो रहा है रीएब्जॉर्प्शन। तो एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन आयंस का होने के कारण ये आयंस, नंबर ऑफ आयंस इसमें घट जा रहे हैं, नंबर ऑफ आयंस इसमें घट जाएंगे। तो टोटल आयंस कितने करीब है ना 150 के आसपास, 200 से 150 के आसपास हो जाएंगे जब वो डीसीटी के पास पहुंचेगा। तो क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि नीचे तो आयंस थे ज्यादा है ना, बट अगर वाटर परमिएबल होता है ना तब ये कुछ कर पाता, तो ये सीधे 150 के आसपास पहुंच गया। अब वो फिर डीसीटी में वहां पे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमेशा फिक्स है, यहाँ पे है ना, यहाँ पे हमेशा आपका फिक्स है, यहाँ पे इस तरह इतना होना ही होना है, 150 तक तो होना ही होना होता है। ठीक है, जैसे कि आप सबसे पहले क्या आप पढ़ें पीसीटी है ना, जो भी पीसीटी में आता है, पीसीटी में कितना है, जो भी 300 के आसपास ही है ना। इसके अंदर जो भी ऑस्मोलैरिटी की बात किया जाए तो कितना होता है 300 है ना, जो भी 300 के आसपास मिलीमोल होता है ऑस्मो मिलीमोल, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आया। बट जैसे ही लूप ऑफ हेनले में घुसा, लूप ऑफ हेनले में घुसते इसका चेंज होने लगता है, तो इसके अंदर जो भी लूप ऑफ हेनले के अंदर जो भी स्ट्रक्चर बन के आया तो ये 300 था। ठीक है, देखिए मैं एक और आपका डायग्राम बना देता हूँ इसके लिए, तब समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए ऐसा आपका बोमेंस कैप्सूल है। ठीक है, ये आपका पीसीटी, फिर आपका लूप ऑफ हेनले, ठीक है, फिर मेडुला आ गया, तो फिर वो बन गया भाई डीसीटी। फिर ये आपका डीसीटी ओपन अप हो जाएगा, जो भी आपका कलेक्टिंग डक्ट में ओपन हो जाएगा। तो ये आपका स्ट्रक्चर है। तो इसके अंदर देखिए ये बोमेंस कैप्सूल होता है, इसके अंदर 300 है, प्रॉक्सिमल कॉन्डोलेटर में भी 300 है, यहाँ भी जब आएगा तो ये 300 होगा, फिर धीरे धीरे मान लो 500 हो गया, फिर 600 हो गया, तो फिर ये क्या हो गया 700 जो भी मान लीजिए ना, 1000 हो गया, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1200। ठीक है, फिर ऊपर घटते जाएगा, तो ये मान लीजिए 700 हो गया है ना, ये 800 हो गया है ना, ये यहाँ पे एकदम घटते जाएगा 500 हो गया, 300 हो गया, तो ये यहाँ वह कितना हो जाता है 150। ये याद रखना है, यहाँ तक एकदम इसका कंसंट्रेशन फिक्स है, यानी कि ये वाला जो होता है डिसेंडिंग लिम्ब, इट इज कॉल्ड एज द कंसंट्रेशन लिम्ब, इसको कंसंट्रेशन लिम्ब कहा जाता है। और ये वाला जो होता है इट इज कॉल्ड एज डाइल्यूटिंग लिम्ब। क्यों डाइल्यूट कर रहा है, डाइल्यूट करने का एक और तरीका क्या है कि आयंस उसमें कोई भी मतलब शरबत है ना, मतलब चीनी और पानी मिलाए हुए हैं, तो उसके अंदर चीनी कम डालोगे तो भी वो डाइल्यूट हल्का रहेगा। उसी तरह आयंस को कम डाल रहे हैं, आयंस निकाल दे रहे हैं, तो इसीलिए ये डाइल्यूटिंग लिम्ब कहा जाएगा। तो डिसेंडिंग असेंडिंग लिम्ब इज ऑल्सो कॉल्ड एज द डाइल्यूटिंग लिम्ब, तो इसको डाइल्यूटिंग लिम्ब भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें याद रखना है इसके अंदर दोनों पैसिव भी रीअब्जॉर्प्शन होता है और एक्टिव, दोनों पैसिव और एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है ना, दोनों होता है। ठीक है, और पोटेशियम आयंस वगैरह का सिक्रीशन वगैरह भी हो रहा है। ठीक है, वो ये आपको याद रखना है। ये तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्या है डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट। अब इसमें ट्यूबुलर सिक्रीशन कैसा होगा, डीसीटी के पास पहुंच गया, 150 mm आ गया, जो भी लूप ऑफ हेनले जो भी बन है ना, बन के आया आपका, जो भी मान लीजिए ये कितना है 150, यहाँ पे 150 बन के आया। अब इसके बाद क्या होता है, जितना आप पानी पिएंगे उतना आपके अंदर चेंजेस आएगा। तो इस तरह का जो चेंजेस है डीसीटी के अंदर आएगा, वो डिपेंड करेगा हमारे पानी पीने के ऊपर, कितना पानी डिपेंड करता है। तो इस तरह का सिचुएशन को क्या बोलेंगे, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन। ये कैसा होता है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन इसके अंदर होता है। ठीक है, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में कैसा होगा, कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन, यानी कि इट डिपेंड्स ऑन द इनटेक ऑन ऑफ वाटर, डिपेंड्स ऑन
इनटेक ऑफ वाटर। अगर कम पिएंगे तो कम यूरिन बनेगा, है ना, ज़्यादा रिजॉर्प्शन होगा, और अगर ज़्यादा पानी पिएंगे तो ज़्यादा यूरिन बनेगा और कम रीअब्जॉर्प्शन होगा। तो ये डिपेंड करता है हमारे अंदर, ठीक है, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। ठीक है, तो डीसीटी के अंदर भी कुछ चीज़ का जो भी पंप्स वगैरह लगे जाते हैं ना। अगर कम पानी पिएंगे तो जनरली सोडियम पंप्स वगैरह लगा देते हैं। दो हार्मोन होता है, एल्डोस्टेरॉन और एक्वापोरिन्स, है ना, और एंटी डायरेटिक हार्मोन, जिसके कारण कि सोडियम आयंस भी रीअब्जॉर्प्शन हो सकता है। सोडियम आयंस का रीअब्जॉर्प्शन हो सकता है ना, कुछ बाइकार्बोनेट आयंस वगैरह का भी रीअब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, और जो वाटर हो गया H2O का भी रीअब्जॉर्प्शन हो सकता है। और इनके अंदर वापस से जो ब्लड वेसल्स वगैरह प्रेजेंट है, तो ब्लड वेसल्स से वो सिक्रीशन किनका हो सकता है, K+ का, है ना, H+ का और अमोनिया, तीनों का एक्सक्रीशन इसके अंदर हो सकता है, डीसीटी और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के अंदर। तो ये हमारा जो भी मेन होता है ना, जो भी आयनिक बैलेंस को बनाने के लिए, है ना, आयनिक एंड पीएच बैलेंस, है ना, आयनिक और पीएच बैलेंस को बनाने के लिए ये मेन इसका काम होता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका सिक्रीशन हो रहा है। दिस इज द सिक्रीशन। और एक्सक्रीशन में मोस्टली क्या है, ब्लू कलर से जो बनाया है, वाटर हो गया, बाइकार्बोनेट आया होंगे, सोडियम आयंस, इनका जनरली वो बाहर जा रहे होते हैं। ठीक है, तो कंडीशनल होता है, उसको हम अभी डिटेल में बताते हैं। जनरली कंडीशनल जब हम लोग कम पानी पी रहे होते हैं तब दिक्कत होता है। ठीक है, तो ये कंडीशनल कहा जाएगा। और एक टर्म यूज किया जाता है जो हमारा डीसीटी में हुआ है ना, जो कि हमारा डीसीटी में हो रहा है, सॉरी पीसीटी में हुआ। पीसीटी में क्या है कि कंपलसरी है, इसमें होना ही होना है, तो इसे ऑब्लिगेटरी रीअब्जॉर्प्शन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑब्लिगेटरी रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, ऑब्लिगेटरी हुआ, इसके अंदर भी सब ऑब्लिगेट है, मतलब होता ही, यहाँ पे तो फिक्स है, यहाँ तक तो फिक्स है ऐसा 150 तक आना। फिर यहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन होता है डीसीटी में, इट इज कंडीशनल। कैसा है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, तो कंडीशनल होता है, पानी के ऊपर है ना। हम लोग अगर कम पानी पीते हैं तो जनरली दो हार्मोन एक्टिवेट हो जाता है, एक को बोलते हैं एल्डोस्टेरॉन। ठीक है, इसके बारे में डिटेल हम लोग पढ़ेंगे रेगुलेशन में, रास वाला में। ठीक है, और एक होता है हार्मोन ADH, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। ठीक है, तो एल्डोस्टेरॉन वगैरह जनरली क्या बना देते हैं, एल्डोस्टेरॉन के प्रेजेंस में जो जनरली जो डीसीटी में होता है, डीसीटी है ना, डीसीटी में क्या बना देंगे, पंप्स बना देंगे ना, सोडियम और पोटेशियम के पंप बना देंगे, इट विल मेक सोडियम पोटेशियम पंप। और एडीएच वगैरह क्या करेंगे, ये जनरली जो भी डीसीटी है ना एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, है ना, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में क्या बना देते हैं, दे विल मेक एक्वापोरिन्स, इट विल मेक एक्वापोरिन्स वाटर चैनल है जिसके थ्रू ना वाटर निकल जाते हैं। तो इस तरह से हमारा एक्ट होगा, जैसे कि डीसीटी प्रेजेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो डीसीटी और फिर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। ठीक है, तो इसके अंदर पंप्स वगैरह लग गया, पंप से किसका होगा, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा ना, पोटेशियम अंदर चले जाते हैं। ठीक है, तो ये सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होगा। और एक्वापोरिन लग जाता है। एक्वापोरिन एक वाटर चैनल है जो कि प्रोटीन सिंथेसाइज करके एक प्रोटीन बनाता है, कैरियर प्रोटीन, जो कि एक्वापोरिन है। एक्वापोरिन एक चैनल है जिसके थ्रू कि पानी बाहर निकल सकता है। तो H2O फिर बाहर निकल के चला जाता है। H2O इट कैन गो एंड इट कैन एंटर द वाटर। ठीक है, तो जनरली ये एक्वापोरिन का काम करता है। ठीक है, तो इसके अंदर वाटर निकल जाएगा, इट विल रिमूव वाटर। तो ये याद रखना है, सोडियम पोटेशियम पंप से सोडियम निकालेगा एल्डोस्टेरॉन मोस्टली, है ना, ये पंप बना देता है, बिल्ड कर देता है, सिंथेसाइज कराता है, है ना, न्यू प्रोटीन और मेम्ब्रेन में प्रोटीन लगा देता है, पंप लगा देता है ना, सोडियम को बाहर खींचो सोडियम को। और एक्वापोरिन क्या है, पानी लगा देगा ना, पानी का खींचेगा। यानी कि ये क्या है, जब लेस पानी पियेंगे तो यूरिन कम बनेगा ना, तो इसीलिए इसमें क्या होगा, लेस यूरिन, है ना, यूरिन को कम बनाना है ना, जरूरी था कम बनाना। और इस क्यों ये सब एब्जॉर्ब हो रहा है ना, वाटर वगैरह रीअब्जॉर्ब हो रहा है, इसके कारण
इट विल मेक मोर प्लाज्मा वॉल्यूम, है ना, मोर प्लाज्मा वॉल्यूम। प्लाज्मा वॉल्यूम मेंटेन रखना है ना, ताकि जो बीपी वगैरह है ना नो चेंज नहीं हो, है ना। तो बीपी नॉर्मलाइज करने के लिए, बीपी नॉर्मलाइज रहता है, यानी कि ब्लड के अंदर है ना ब्लड का वॉल्यूम मेंटेन रहता है। तो ब्लड का वॉल्यूम मेंटेन करने के लिए खूब सारा वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसी तरह न रेगिस्तान में या फिर कहीं पानी नहीं मिल रहा है, पानी नहीं पी रहे हैं, तो हमारा बॉडी यूरिन तो कम बनाता है, जानते ही हैं। और पानी उसका याद करने का टेक्निक भी है, पानी कम पीजिएगा तो कम यूरिन बनेगा, कम यूरिन बनेगा तो इसका उल्टा कर दीजिए, रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। रीअब्जॉर्प्शन कराना ज़रूरी है ना, क्योंकि वाटर अगर नहीं खींचिएगा तब फिर ब्लड में पानी का संख्या घट जाएगा ना, सोडियम का घट जाएगा ना, तो सोडियम कम हो जाएगा, पानी कम हो जाएगा तो चक्कर आने लगेगा, वीकनेस हो जाएगा। तो इसीलिए वो ज़रूरी होता है इनको वापस से सिक्रीट कराना, सोडियम आयंस और वाटर का, ठीक है। तो दिस हैपन्स व्हेन वी ड्रिंक लेस वाटर, टू हार्मोन्स गेट एक्टिवेटेड, जो कि हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, बस नाम आप याद रख लीजिए, एल्डोस्टेरॉन और दूसरा का नाम है ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो दिस इज अबाउट ट्यूबुलर सिक्रीशन एंड रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो ओवरऑल जिस्ट आपका एनसीईआरटी में भी बना हुआ है, कैसे पीसीटी के अंदर वेरियस तरह के आयंस का रीअब्जॉर्प्शन होता है। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में रिवाइज कर लीजिए, देखिए क्या क्या होता है। बाइकार्बोनेट आयंस, NaCl, है ना, न्यूट्रिएंट्स सच एज ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, वाटर हो गए, और कुछ पोटेशियम आयंस वगैरह हो गए, या फिर कुछ क्लोराइड आयंस हो गया, है ना, कैल्शियम आयंस हो गया, ये सब का भी रीअब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। क्लोराइड आयंस हो गए, ठीक है। इस तरह से हम लोग अगर याद रखिएगा तो आपको याद रहेगा, ठीक है। तो आयंस के साथ वाटर आ गया, NaCl हो गया, और बाइकार्बोनेट। और किस चीज़ों का जो हमारे अंदर सिक्रीशन हो रहा है, तो है ना, पोटेशियम भी अंदर जा रहा होता है, ठीक है। पोटेशियम K+ मिसिंग है, ठीक है। तो K+ जा रहा है अंदर, और H+, है ना, K जा रहा है, H जा रहा है, और N जा रहा है ना, ब्लू कलर से मैं मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है। K जा रहा है अंदर, K जा रहा है, H जा रहा है, और अमोनिया हमेशा यही जाता है ना। DCT में भी वैसे ही है, K जाएगा, N जाएगा, है ना, कुछ अमोनिया वगैरह भी जाएंगे, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। चलिए अब फिर क्या है, जो DCT के अंदर हम लोगों ने देखा, जैसे कि सोडियम है ना पंप पर लगाया है, तो सोडियम तो रीअब्जॉर्ब होगा, वाटर भी कर देता है, कुछ बाइकार्बोनेट आयंस का भी रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो ये दोनों कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बारे हो गया। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले आसान है, डिसेंडिंग के अंदर तो ओनली परमेबल फॉर वाटर, तो बेचारा वाटर ही बाहर निकलेगा। असेंडिंग लिम ओनली परमेबल फॉर आयंस, तो आयंस ही बाहर निकलेंगे, जैसे कि सोडियम क्लोराइड आयंस हो गए, सोडियम क्लोराइड आयंस बाहर निकल रहे हैं, सॉल्ट बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला कंसंट्रेशन लिम बना देगा डिसेंडिंग लिम, और असेंडिंग लिम विल बी द डाइल्यूटिंग लिम, ठीक है। एक और चीज का रीसिक्रीशन होता है, जिसको कि हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे यूरिया रीसाइक्लिंग में, जिसको यूरिया होता है ना, कलेक्टिंग डक्ट्स के लोअर पार्ट नियर द जो एपेक्स ऑफ जो मेडुला है, एपेक्स है ना, एपेक्स ऑफ मेडुला, जो मेडुला का जो एपेक्स होता है, वहां पे यूरिया का रिसाइक्लिंग भी हो रहा होता है, जिससे कि मेडुला का जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड का जो ऑस्मोलैरिटी उसको मेंटेन करने में मदद करता है, जो कि कितना होता है 1200। तो 1200 के आसपास उसको मेंटेन करने में यूरिया मदद करता है। तो कलेक्टिंग डक्ट होता है, कलेक्टिंग डक्ट से ये यूरिया को भी रीअब्सॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो ये हम लोगों को याद रखना है, ठीक है। फ्लूइड के अंदर भी जाएगा, और कुछ वाटर भी रीअब्सॉर्ब होता ही है ब्लड के अंदर, रीअब्सॉर्ब होगा एक्वापोइड चैनल्स के द्वारा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द रीअब्सॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, ठीक है। ये कुछ डाटा है, कुछ आयंस वगैरह के नाम है, हमको याद रखने हैं, एग्जाम में इससे घुमा घुमा के इसी से क्वेश्चन आता है। ओके, चलिए आज के लिए धन्यवाद सबको, टाटा बाय बाय, ठीक है। हमारा वीडियो लाइक करिएगा पसंद आया तो, है ना, डू शेयर आवर video and subscribe to our channel Dr. Ujjwal Biology Classes Studying Life. Thank you so much for watching and your patience. कुछ समझ में नहीं आया वापस जाइए पीछे, रिवाइज करिए, देखिए फोटो को, है ना, खुद से अपना नोट्स बनाइए, अपने से बनाइए, अपने से जितने बार बनाएंगे उतना ज़्यादा याद रहेगा, ठीक है। आयंस वगैरह चीज़ें का कहाँ पे पंप होते हैं, कहाँ पे क्या होते हैं, उससे आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए ओके, बाय बाय।